तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी हमने बता दिया है, उसका हमने 20 अति लघुत्तरी भी बता दिया। अब बारी आई है लघुत्तरी का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा तौर तरीका क्या होता है, मैं जो प्रश्न लाता हूँ जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और सीधे एग्जाम में है, क्योंकि हमने टारगेट बना रखा है 90% का। और जो मैं कहता हूं वो भी करके दिखाता हूं। बस आप जो कहते हो वो करेंगे कि नहीं, वो मैं अब गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं तो अपने पढ़ा दे रहा हूं। आप पढ़ के जा रहे हैं कि नहीं, वो आप पे निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ही बात कहता हूं बार बार, हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो सीरियस से पढ़िए, अन्यथा मत पढ़िए। ठीक है, चैनल की बदनामी नहीं करनी है भाई। मैं चैनल पर इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पर पढ़ के आप अच्छा मार्क्स लाइए। ठीक है, तो वो ऐसा काम करना है आप लोगों को। और जिनको लगता है भाई कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा ये चीज़, तो वो ना पढ़ें। ठीक है, आप ऐसे उनसे विनती है कि वो पढ़ें ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ पढ़ना है। तो मैं ऐसा टीचर हूं कि मैं पढ़ाऊंगा, डेली वीडियोज आएंगी और डेली आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ये नहीं कि आप घूमने लगे हैं, वीडियो ना देखें, ये ना देखें। ये भाई 1 महीने 2 महीने बच गया, सीरियस रह के पढ़िए। तो आप तो चलिए, अब एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक प्यारा सा लाइक देके और प्यारा सा कमेंट देके और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को लघुत्तरी प्रश्न बताऊंगा, एग्जाम में सीधा हिट करेगा। पहला प्रश्न यह है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात यह है कि संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या। तो चलिए पहले इसको पढ़ता हूं, फिर आपको बताता हूं कि है क्या एग्जैक्ट में। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, अतः रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। अब इसका कहने का क्या मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए समझिए, कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों और प्रत्येक तत्व के कुल परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे आप मैं अभिक्रिया करा रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ठीक है बना दिया पानी, H2O बना दिया। ठीक है, सबको मालूम है कि या अभिकारक होते हैं या उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो यार रासायनिक अभिक्रिया कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना दिया पानी। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक समीकरण तो है, लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसलिए क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं कि जिसके दोनों और प्रत्येक तत्व के कुल परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो समान होनी चाहिए। देखिए इधर हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन इधर कितना 2, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है। तो भाई देखिए परमाणु की संख्या बराबर नहीं है ऑक्सीजन की, इसलिए यह असंतुलित है। तो इसको संतुलित समीकरण कैसे बोलेंगे, और संतुलित करना आवश्यक क्यों है। संतुलित करना इसलिए आवश्यक है कि क्लास 9th में आप लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े होंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक भाग लेकर कोई एक उत्पाद बनाता है, 3 अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए कुल उत्पादों की संख्या के बराबर। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, यह असंतुलित है। तो इसको संतुलित करने के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 दोनों को मिला के हमने बना दिया H2O। तो भाई ऑक्सीजन भी यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे 2 का, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए आप सही है, आप लोगों का ये संतुलित समीकरण, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, ऑक्सीजन भी यहां से हो गया 2। अब यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो समझ में आया भाई कि क्या चीज है। तो ये चीज होता है तौर तरीका समझाने का, समझ में आ गया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। ठीक है, आवश्यक इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि दोनों और अभिकारकों और उत्पादों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, इसलिए आवश्यक है। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं कि जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्वों के कुल परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो। तो दोनों बात तो क्लियर, हमने अच्छे तरीके से समझा दिया, एग्जाम्पल देके भी समझा दिया। कभी भूलेंगे एग्जाम में आएगा तो आप नहीं ना, आराम से कर देंगे ना, कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि धोने के सोडा एवं विरंजक चूर्ण के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। बहुत ज्यादा एमपी प्रश्न है, इसको हाईलाइटेड कर लीजिए। जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं वो एकदम दृढ़ निश्चय रख लीजिए कि वो प्रश्न आने वाला है। तो धोने के सोडा एवं विरंजक चूर्ण के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे धोने के सोडे का उपयोग। पहले हम लोग इसका उपयोग देखेंगे, इसके बाद विरंजक चूर्ण का भी उपयोग देखना है। धोने के सोडे का उपयोग और विरंजक चूर्ण के भी उपयोग लिखना है। तो धोने के सोडे का उपयोग 2 को देख लेते हैं। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। धोने का जो कपड़ा धोने का सोडा होता है उसका उपयोग जल की अस्थायी जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा इसका क्या उपयोग है भाई कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। भाई धोने के सोडे को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, भूलिएगा मत। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन आदि उद्योग में किया जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट जिस पदार्थ से बना होता है उसको कांच और साबुन आदि उद्योगों में प्रयोग किया जाता है।
क्लियर हो गया है। तो दो उपयोग हो गया किसका, धोने के सोडे का। अब विरंजक चूड़ के देखने वाले हैं। विरंजक चूड़ क्या है, तो देखिए विरंजक चूड़ का उपयोग है, डालिए पहला लिखिए इसका उपयोग कि विरंजक चूड़ का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में तथा जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। दो चीज याद रखिएगा, जीवाणुनाशक के रूप में और जल की शुद्धता में, जल की शुद्धिकरण करने में विरंजक चूड़ का उपयोग किया जाता है। याद हो गया। दूसरा पॉइंट इसका है उपयोग कि विरंजक चूड़ का उपयोग जो करते हैं ना, वो ऑक्सीकारक के रूप में तथा चीनी को सफेद करने में किया जाता है। ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं और चीनी के सफेद करने में उपयोग किया जाता है विरंजक चूड़ का। तो दो पॉइंट आपको याद कर लेना है, विरंजक चूड़ का दो उपयोग। पहला तो जीवाणुनाशक के रूप में और जल की शुद्धिकरण में, और दूसरा कि विरंजक चूड़ का उपयोग हम ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं और चीनी को सफेद करने में किया जाता है। यहीं पे याद कर लीजिए, घर याद करने की जरूरत नहीं है। एक पतली सी कॉपी बनाया ना आप लोग, उसमें सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना आप लोगों को, यही याद करके जाना है। एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, मेरा गारंटी है, ठीक है। ये मेरा 10 साल का अनुभव बता रहा है। आप टेंशन ना लीजिए, आप बस जाइएगा पेपर देने, फिर आइएगा पेपर देके, फिर मजा ही आ जाएगा लाइफ में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाइए भैया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। कह रहा है कि कोई भी कॉपर की छड़ है, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालूंगा कुछ समय बाद वो विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, वो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझेंगे। क्या है कि सक्रियता श्रेणी में, ध्यान दीजिएगा कहना क्या चाह रहा हूं कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर सिल्वर से पहले पहले मतलब ऊपर स्थित होता है। जो चीज ऊपर स्थित होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये बात याद रखिए। तो सक्रियता श्रेणी में कॉपर जो है वो सिल्वर से पहले मतलब ऊपर स्थित होता है, तथा इस श्रेणी में पहले आने वाले धातु अधिक क्रियाशील और बाद में आने वाले जो धातु होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। जो अधिक अभिक्रियाशील वाला होगा वो कम अभिक्रियाशील वाले धातु को क्या कर देगा, उसके लवण से विस्थापित कर देगा। अतः कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है। तो वही बात है ना, कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है किस से, सिल्वर से। तो कॉपर जब सिल्वर के साथ जाता है तो सिल्वर को उड़ा ले जाता है, सिल्वर को इधर साइड कर देता है और नाइट्रेट के साथ अपना संयोग करके कॉपर नाइट्रेट बना लेता है, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है ना कॉपर। इसलिए क्या करता है कि सिल्वर को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार विलयन में कॉपर, देखिए कॉपर 2+, इसका मतलब क्या होता है, अरे कॉपर की दो संयोजकता है भाई, दो संयोजकता लेकर बनाता है, अपना कोर्स पूरा करता है। तो कॉपर की दो संयोजकता आयनों की उपस्थिति हो जाता है, जिसके नीले रंग के कारण विलयन का रंग भी नीला हो जाता है। जैसे ही कॉपर अपने इस अणु में टूटता है, आयनों के रूप में टूटता है, तो नीले रंग के कारण विलयन का रंग भी क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया देखिए समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे कॉपर हुआ, कॉपर हम यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ये कॉपर क्या करेगा भाई, जो आपका सिल्वर है, सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है ना कॉपर, इसको हटा देगा। देखिए कॉपर को हटा दिया, अरे सिल्वर को हटा दिया, और ये कॉपर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके रंगहीन बना दिया। ठीक है, रंगहीन बना दिया। इसलिए अब देखिए जो कॉपर है, बचा कॉपर, कॉपर अपने विलयनों में टूटकर क्या बना दिया, नीला बना दिया। तो यही बात जो समझा रहा हूँ वही रिएक्शन में सोचना। बहुत लोगों को केमिस्ट्री भारी लगती है, केमिस्ट्री में सब नंबर के, अरे केमिस्ट्री में नंबर के भाई, कंसेप्चुअल पढ़ो, नंबर आ जाएगा पूरा खुद। ठीक है, कोई आपको मिला नहीं होगा इस तरह समझाने वाला, मिल गया ना, आप कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ के जाइए, एग्जाम देकर आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत आप लोगों को? 1% क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जाके देख सकते हैं, बहुत रिसर्च के बाद एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे उठ के आपको वीडियो बनाने लगे, ऐसा नहीं है। बहुत रिसर्च के बाद हमारे चैनल से इस बार लड़के 90% लाने ही चाहिए किसी कीमत पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 साइड हो जाओ भाई तुम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। कह रहा है कि साबुन की जो सफाई प्रक्रिया होती है उसको मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाना है। यह प्रश्न कभी कभी इस प्रकार भी पूछता है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। तो बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि साबुन की सफाई की क्रिया विधि क्या है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे कि हेडिंग पहले डालेंगे साबुन की सफाई क्रिया विधि, और लिखेंगे यहाँ पे कि साबुन के अणु श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। देखिए जो साबुन के अणु होते हैं ना, साबुन के अणु के जो श्रृंखला होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम के क्या होते हैं, लड़ू होते हैं। मतलब कि सोडियम और पोटेशियम के लवण जो होते हैं उनसे मिलकर कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, साबुन का अणु 2 सिरों वाला होता है। साबुन का अणु कितने सिरों वाला होता है, 2 सिरों वाला होता है, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। जिस प्रकार देखिए यहाँ 2 सिरे वाला होता है, ये चीज
यहाँ पे कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, ये सोडियम दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम, ये दो सीरियल वाला माइनस और प्लस होता है, हाइड्रोकार्बन भाग उपस्थित होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये फिगर आप लोग थोड़ा बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है ना वो तेल जिससे मेल में होता है, तो हाइड्रोकार्बन भाग वो तेल में घुलता है, और जबकि जो उसका आयनिक भाग होता है ना वो किस में घुलता है, जल में घुलता है। हमने कहा साबुन के दो भाग होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन भाग तेल में घुलता है, और जो उसका आयनिक भाग होगा वो आयनिक भाग किस में घुलता है, तो जल में घुलता है। और जल में साबुन घोल कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। जैसे साबुन को हम रगड़ेंगे कपड़ा पे तो साबुन के अणु जो होगा मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां साबुन के अणु का एक सिरा तैलीय कण मेल की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होती है, और इसमें पानी में इमल्सन बनता है। इसमें क्या बनता है, पानी में इमल्सन बनता है, और इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घोलने में मदद करता है, और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। यही कारण होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है और समझाने की कोशिश किया है, ठीक है, कि इमल्सन बनता है, फिर मिसेल मैल को पानी की ओर घोलने में मदद कर देता है जो मैल होता है, और वहाँ से कपड़ा क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से हमने लिखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में छोड़िएगा मत, एक भी प्रश्न बता रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट है, एक भी एग्जाम में छोड़ना नहीं है आप लोगों को। तो आई होप क्लियर हो गया प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम समझाइए, और मेंडलीफ के आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोषों को भी स्पष्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार बना लीजिए इन प्रश्नों को। पहले हमको बताना है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम क्या है, उसके साथ साथ आधुनिक आवर्त नियम भी बताना है, और मेंडलीफ के आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोष भी बताना है। तो चलिए पहले आराम से सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। पहले हम लोग डालेंगे कि मेंडलीफ के आवर्त नियम क्या होता है। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम कहता है कि इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए ध्यान समझिए, यही कंसेप्ट है, दोनों में अंतर एक ही जगह से समझ में आएगा। इसके अनुसार जो तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म होंगे ना, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होंगे। जिस प्रकार का परमाणु भार होगा उसके अनुसार उसके गुण धर्म और रासायनिक तत्व होंगे। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया है, या रखा व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। देखिए बहुत मुश्किल, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि कोई भी तत्व का भौतिक गुण जो होता है ना, या रासायनिक गुणधर्म, उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, और जो तत्व होंगे ना उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में अगर रखने पर या व्यवस्थित करने पर वो जो होता है एक निश्चित समयांतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति करते हैं। अगर सिस्टम से रखा जाए तो जो कम परमाणु भार होगा उसका रासायनिक गुणधर्म अलग होगा, उससे जो ज्यादा होगा उसका रासायनिक गुणधर्म अलग होगा, उससे जो ज्यादा होगा उसका रासायनिक गुणधर्म अलग होगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो यही मेंडलीव की आवर्त नियम कहता है, ठीक है, कि उनके समयांतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है, बार बार वो उसके रिपीटेशन होते रहेंगे उसके गुण में, अगर उसको हम परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखें तब, ठीक है, ये एक बात याद रखिएगा। यह है मेंडलीव के आवर्त नियम। लेकिन आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है, बहुत सरल तरीके हैं, वो परमाणु भारों को होते या परमाणु क्रमांकों पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए कह रहा है कि हेनरी मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज करने के पश्चात यह सिद्ध किया कि परमाणु का जो आधारभूत गुण है वो परमाणु क्रमांक है। देखिए हेनरी मोजले ने 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की, तो उन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज करने के बाद उन्होंने यह पाया कि भाई परमाणु का जो आधारभूत गुण होता है ना वो परमाणु क्रमांक ही होता है, और न कि परमाणु भार। उन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु भार ही नहीं होता है, परमाणु क्रमांक होता है उसका आधारभूत गुण। इस आधार पर उसने एक नया संशोधित नियम दिया। क्या दिया, उन्होंने कहा कि जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। बस आधुनिक आवर्त नियम कितना आसान है। मेंडलीफ ने बताया था कि कोई भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण धर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। परमाणु भारों को अगर बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उसके जो गुण धर्म होंगे वो पुनरावृत्ति होंगे। लेकिन जैसे ही आधुनिक आवर्त नियम आया, हेनरी मोजले ने 1913 में संशोधित किया, परमाणु क्रमांक की खोज किया, उन्होंने तुरंत बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, किसी भी तत्व का जो भौतिक गुण होता है ना वो परमाणु भार नहीं परमाणु क्रमांक होता है। और इसी पर उन्होंने एक नया संशोधित नियम दिया जिसका नाम है आधुनिक आवर्त नियम। बात खत्म हो गया ना, क्लियर। यही बात होती है भाई, इस तरह पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर और देना है कि आवर्त सारणी, मेंडलीव के आवर्त सारणी के दो दोष भी आपको बताना है भाई, तो मैं लिख के लेकर आया हूं अच्छे से। चलिए दोष देख लेते हैं, दोष क्या है। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का दोष, क्या दोष है,
तीन दोष लिख दिया हूं मैं। पहला दोष कि असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना, उनका यह दोष था कि असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना। दूसरा, समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूहों में रखना, और भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। यह दोष थे मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के। क्लियर हो गया ना? मूल आवर्त सारणी के ये दोस्त हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार भाई, जो प्रश्न बता दिया वो दृढ़ निश्चय रख लीजिए कि वो प्रश्न महत्वपूर्ण ही है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको कोई रोकेगा नहीं। यह है कि मुख से लेकर अमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइमों के कार्य लिखिए। या तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछ लेता है कि पाचक एंजाइमों को क्या कार्य है। बहुत अच्छे तरीके से इसको बताने वाला हूँ, आराम से समझिएगा कि आपके मुख से लेकर आपके अमाशय तक जो भी क्रिया होती है पाचन क्रिया, उसको प्रभावित कौन कौन से एंजाइम करते हैं, पूरा पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्तर कैसे लिखेंगे। कि मुख से लेकर अमाशय तक, क्या बोला है कि मुख से लेकर अमाशय तक अनेक एंजाइम स्रावित होते हैं। हमारे जब मुख से लेकर अमाशय तक बहुत सारे एंजाइम स्रावित होते हैं। कैसे कैसे? जो भोजन के पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मुख में देखिए, अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हमारे मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और लार में अल्फा एमाइलेज या टाइलिन नामक पाचन एंजाइम पाया जाता है। देखिए करा कि हमारे जो मुख है ना, हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन होता है। और लार में हमारा कौन सा आपका एंजाइम पाया जाता है? अल्फा एमाइलेज कहिए या तो इसको टाइलिन एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा एमाइलेज या टाइलिन नामक पाचन एंजाइम होता है जो मंड को क्या कर देता है? शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जो हमारे मंड को क्या करता है? शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जो मंड होता है, हम लोग खाना खाते हैं, जो मंड होता है उसको शर्करा में परिवर्तित कर देगा। और इसमें क्या करेगा कि लाइसोजाइम भी होता है। और इसमें लाइसोजाइम भी होता है जो प्रतिजीवाणु कारक होता है। इसमें हमारे लाइसोजाइम भी पाया जाता है एंजाइम में, जो कि प्रतिजीवाणु कारक होता है। और अमाशय की बात करें कि अमाशय के मध्य भाग में फंडिक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और यह जठर रस स्रावित करती हैं। अमाशय के मध्य में कौन सा? फंडिक ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस स्रावित करती हैं, जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। जिसमें कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। और यह श्लेष्म या ग्रेस्टिन नामक हार्मोन्स भी क्या करते हैं? वो स्रावित करते हैं। कौन? पेप्सिन और रेनिन। ये जो एंजाइम है यह श्लेष्म तथा ग्रेस्टिन नामक हार्मोन्स क्या करते हैं? स्रावित करते हैं। और ये एसियल अम्ल का भी स्रावण करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हमारे पेट में स्रावण होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, जो कि जठर रस को अम्लीय माध्यम पीएच मान 1.5 से लेकर 2.5 प्रदान करता है। 1.5 से लेकर 2.5 तक पीएच मान प्रदान करता है। ठीक है, जठर रस एवं निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में क्या करता है? बदल देता है। जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन हो आपका एंजाइम है वो किसमें चेंज हो जाता है? पेप्सिन में बदल जाता है। और रेनिन दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। जो रेनिन होता है किसका पाचन करता है? दुग्ध प्रोटीन का। और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। तो देखिए जितने भी एंजाइम हैं हमारे मुख से लेकर अमाशय तक पाचन क्रिया में सहायक है, सभी एंजाइमों को हमने पूरा डिटेल में एक एक नाम लिखकर और बताने की कोशिश किया कि कौन सा एंजाइम का क्या कार्य होता है, अमाशय में कौन सा पाया जाता है, कौन सा वह रस स्रावित करता है। ठीक है, मुख में कौन किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। लार में कौन सा एमाइलेज टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मतलब हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। आपको बस इसको नोट करके और याद करके जाना एग्जाम में। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न नंबर 6। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा प्रश्न नंबर 6 में। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्लियर है ना, तो आगे बढ़ना ही है हम लोगों को प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 10 प्रश्न तो करना ही है। प्रश्न नंबर 7वां जो है ना बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। प्रश्न नंबर यह है कि श्वसन क्रिया को समझाइए। हमको बताना है कि श्वसन क्रिया क्या है और यह भी बताना है कि आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर भी बताना है कि श्वसन क्या होता है और आक्सी श्वसन क्या होता है और अनाक्सी श्वसन क्या होता है, उसे अंतर विभेद करना है। सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि श्वसन जो है वो जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ आदि के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होते हैं। वह ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में संचरित हो जाती है, उसको श्वसन कहते हैं। अब श्वसन क्या है समझते हैं। कह रहा है कि श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने, भाई अगर जीवित कोशिकाओं में नहीं श्वसन होगा कि अजीवित कोशिकाओं में होगा, तो श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि जिसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन, वसा हुआ, यह जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त करता है।
ठीक है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के मुक्त होते हैं उसमें से अपघटन के रूप में, और वो ऊर्जा उत्पन्न करता है। उनके सहायता से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यह ऊर्जा विभिन्न हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में क्या होती है, संचालित होती है। वही आपका क्या कहलाता है, श्वसन क्रिया कहलाता है। श्वसन का यही प्रोसेस होता है। ठीक है, श्वसन का प्रोसेस ये होता है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा होता है वो ऑक्सीकरण क्रिया करके अपघटन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त कर देता है, जिससे वो ऊर्जा उत्पन्न होता है। बस यही तो होता है श्वसन में। इसके बाद अब बताना है कि आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में निम्न अंतर। तो एक साइड आपको आक्सीय श्वसन हेडिंग डालिए और एक साइड आपको अनाक्सीय श्वसन। आक्सीय श्वसन में पहला पॉइंट लिखना है कि यह उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है। वो बड़े बड़े जो वर्ग के पादप होते हैं उनमें यह आपको आक्सीय श्वसन देखने को मिलेगा। ठीक है, बड़ा श्वसन, बड़ी सांसें लेंगे, बड़ी बड़ी मछलियां जो होती हैं उसमें आक्सीय श्वसन होता है। अनाक्सीय श्वसन यह प्रोकैरियोटिक जो सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे जीवाणु हुआ, ईस्ट हुआ, कवक, इसमें मिलता है। छोटा सा मुंह रहेगा, कितना सांस लेंगे, इतना छोटा, धीरे धीरे लेंगे आराम से, उसको अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। आक्सीय श्वसन बड़े बड़े वर्ग के जो व्हेल मछली हुआ, बड़े बड़े बहुत पादप जानवर हैं, वो बड़े गहरी सांस लेते हैं, बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं, उसमें आक्सीय श्वसन होता है। ठीक है, अब आक्सीय श्वसन में दूसरा पॉइंट कि ऊर्जा अधिक मात्रा, जाहिर सी बात है भाई कि ज्यादा सांस लेंगे बड़ा तो ऊर्जा तो ज्यादा ही उत्पन्न होगा। तो जो ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है किसमें, आक्सीय श्वसन में, लगभग कितना 38 एटीपी से 673 किलो कैलोरी होती है भाई। ठीक है, तो इसमें अधिक ऊर्जा तो उत्पन्न होगी। इसमें कम होता है कितना, तो 2 एटीपी से 27 किलो कैलोरी तक ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें। दूसरा अंतर तो ऐसे ही हो गया। और तीसरा आंसर है कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भाई ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, बहुत गहरी सांस लेना पड़ता है ऑक्सीजन। तो इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अनाक्सीय श्वसन में आराम से ले सकते हैं। और चौथा है कि इस क्रिया के अंत में शर्करा तथा संपूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। कह रहा है कि जो क्रिया के लास्ट में शर्करा जो बचता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी बना लेता है। और इसमें क्या होता है कि इस क्रिया के अंत में शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा C2H5OH बनते हैं। जल के पदार्थ हैं, कण हैं छोटे, ये बनते हैं जो कि ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा C2H5OH बनता है। ठीक है, तो यह अंतर था आक्सीय श्वसन में और अनाक्सीय श्वसन में। हमने आप लोगों को क्या किया, अंतर भी विभेद किया, और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर क्या है, 7वां। कोई दिक्कत है आप लोगों को प्रश्न 7वां तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर 8वें की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 8वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या भाई, देखता हूँ। प्रश्न नंबर 8वां है कि वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिखिए तथा उसको प्रभावित करने वाले केवल 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ना क्वेश्चन, कि वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिखने के वाष्पोत्सर्जन है क्या और उसके प्रभावित करने वाले केवल 4 हमको कारक भी बताना है। तो पहले हेडिंग डालिए वाष्पोत्सर्जन। जानते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। कह रहा है कि पादपों के वायु भागों से वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कह रहा है कि पादपों के वायुवीय भागों में वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक निम्न है। कह रहा है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो पौधा होता है ना, तो पौधे के में जो जल होता है वो सूर्य के प्रकाश से उष्मा प्रदान करके वो जल उड़ा ले जाता है, तो उसमें जल की हानि होगी ना, उसी को हम वाष्पोत्सर्जन तो कहते हैं। और क्या है, कोई भी पौधा है, अगर पौधा में पानी भर गया तो उसका वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा, सूर्य के प्रकाश की उष्मा के कारण वो पानी के जो कण होंगे धीरे धीरे उड़ जाएंगे वाष्पीकरण होकर, वही तो वाष्पोत्सर्जन होता है। और क्या, कुछ नहीं। उसके कारक कौन कौन है, तो पहला है वायुमंडलीय आर्द्रता। आर्द्रता जानते हैं क्या होता है, हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसी को आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प की मात्रा मतलब हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे देखेंगे ना, तो हल्के हल्के पानी जैसे कण होंगे, छोटे छोटे, आर्द्रता होंगी, हल्की हल्की नमी होगी, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। तो वायुमंडलीय आर्द्रता क्या करता है भाई, कि वायु की आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज पानी कैसे सोखता है, जब उष्मा ज्यादा आएगा तो पानी को जल्दी उड़ा ले जाएगा। ठीक है, उसके आकर्षण बल की क्षमता को तोड़ देगा और पानी वाष्प बन के उड़ जाएंगे। तो ये बताइए कि जब आर्द्रता बढ़ जाएगी, ज्यादा ही वहां पे नमी आ जाएगी, एक तो खुद पानी आपके फूल में पानी है उसको उड़ा के ले जाना है, और आपके वायुमंडल में खुद ही इतना नमी है, तो पहले नमी को ना वो सूर्य का प्रकाश उष्मा लेकर उड़ा के ले जाएगा, तब नहीं इसको ले जाएगा। तो वही चीज कर रहा है कि वायु की आर्द्रता अगर बढ़ जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, और आर्द्रता घटने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। जैसे ही अगर आर्द्रता कम हो जाएगी तो अगर पानी के कण ऊपर नहीं रहेंगे वायुमंडल में, तो डायरेक्ट उस पर उष्मा का प्रकाश पड़ेगा और जल्दी से उस पानी को उड़ा ले जाएगा, मतलब उस पर जो वाष्पोत्सर्जन की क्षमता होगी बढ़ जाएगी। तो वायुमंडलीय आर्द्रता पहली हेडिंग समझ आ गया। वायु की गति क्या निर्भर करता है वाष्पोत्सर्जन पर, उसको देखते हैं। कह रहा है कि इसकी गति जितनी अधिक होगी वाष्पोत्सर्जन की दर भी उतनी अधिक होगी। ठीक है,
जितना तेज इसकी हवा आएगा तो हवा आर्द्रता को बाहर ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा, तो जल्दी से सूर्य का प्रकाश उस पर इफेक्ट डालेगा और अपनी ऊष्मा के कारण वहाँ से पानी उड़ा ले जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसकी गति जितनी अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी उतना अधिक होगा। लेकिन तेज हवा चलने पर रंध्र बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। हाँ, ये बात है। जैसे सूर्यमुखी का फूल देखे हैं, सूर्यमुखी का फूल देखे हैं, उसमें पानी का कण है। मान लीजिए तेज हवा चलने लगा तो उसके रंध्र जो होते हैं इस तरह बंद हो जाएंगे, तो बंद हो जाएंगे तो भाई ऊष्मा जल्दी से अंदर जा नहीं पाएगा, तो इसलिए थोड़ा वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तो वायु की गति में तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ता है, लेकिन तेज हवा हो जाएगा ना तो पड़रंध्र बंद हो जाएंगे, पड़रंध्र बंद जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए तीसरा पॉइंट है तापमान। तापमान क्या निर्भर करता है, तो वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होने के कारण वायु की आर्द्रता कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे बात तापमान टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो आर्द्रता होगी वायुमंडल की वो कम ना हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, और तापमान कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तो जानते हैं आप लोग। तो वही चीज़ है, कुछ नहीं, आराम सिंपल, कितना आसान है, आराम से लिख के चले आएंगे। फिर प्रकाश की तीव्रता निर्भर क्या करता है, तो प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि और वायुमंडलीय आर्द्रता कम हो जाती है। कह रहा है कि अगर प्रकाश की ज़्यादा तेज अगर वृद्धि हो जाए और तापमान में वृद्धि हो जाए तो वायुमंडलीय आर्द्रता कम हो जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता कम होगा कि नहीं, अगर तेज हवा भी चल रहा है, धूप भी है, तो आपके वायुमंडल में जितने पानी के छोटे छोटे कण होंगे तुरंत समाहित हो जाएंगे और जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वाष्पोत्सर्जन आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न नंबर 8वां है। क्या है, प्रश्न नंबर 8वां। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? बताइए कोई दिक्कत, कोई थोड़ा सा भी डाउट है इसमें? कोई डाउट संभावना ही नहीं है भाई इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 8वां था। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे भाई। प्रश्न नंबर 9 क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जित अंग पाए जाते हैं। और उत्सर्जित अंग का आप लोगों का यहाँ पे डायग्राम भी पूछ लेता है तो बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो है नहीं, लेके आ जाता है एग्जाम में, लेके बता दे रहा हूँ, यही पढ़ा रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ। उत्सर्जित अंग का एक डायग्राम आता है, फिगर, उसको बना लीजिएगा। कह रहा है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्सर्जन है तो क्या है। कह रहा है कि जय प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वज्र पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है, तथा उत्सर्जन को कार्यान्वित करने वाले अंग उत्सर्जित अंग कहलाते हैं। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट बात कह दिया भाई। कह रहा है कि जय प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वज्र पदार्थ का क्या होता है, निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन को जो कार्य करने वाले अंग होंगे उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं। तो पहला होता है वृक्क, जिसे किडनी बोलते हैं भाई, इसके बारे में तो जानना ही चाहिए आप लोगों को। वृक्क, किडनी क्या होता है भाई, कि यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह हानिकारक पदार्थों को रुधिर से छानकर पृथक कर लेते हैं तथा इन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। देखिए किडनी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए कितना नॉलेजमेंट वाली बात है कि यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह हानिकारक जितने भी आपके रुधिर में पदार्थ होंगे उसको छान कर अलग करके आपके मूत्र के साथे से उसको बाहर निकाल देता है। ये किडनी का कार्य होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये उत्सर्जी अंग। दूसरा है त्वचा, जो कि स्किन होता है। ये क्या करता है, यह उत्सर्जी पदार्थों को पसीने के रूप में मुक्त कर देता है। आपके शरीर में जितने कचरे गंदगी जो भी पसीने के रूप में वो आपके शरीर से क्या हो जाता है उसको बाहर निकाल देता है। कौन, स्किन, आपकी त्वचा। आप लोग भी जानते हैं इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा होता है यकृत, जिसे हम बोलते हैं लीवर। लीवर क्या करता है भाई, कह रहा है कि यह उपापचय के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर उस उत्सर्जन में सहायक करता है और मनुष्य में यकृत अमोनियो को यूरिया में बदलता है। कह रहा है कि यह उपापचय फलस्वरूप बने जितने भी हानिकारक पदार्थ होंगे ना उनको कम हानिकारक पदार्थों में बदल देगा। जितने भी ज्यादा हानिकारक पदार्थ होंगे उसको कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर उत्सर्जन में क्या करता है, थोड़ा सहायक करता है। और मनुष्य में जो यकृत होता है ना वो अमोनिया को किस में चेंज करता है, यूरिया में बदलता है। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, मनुष्य में जो यकृत का कार्य होता है भाई वो अमोनिया को यूरिया में बदलना होता है। ये भी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फेफड़ा, जिसे लंग्स कहते हैं। फेफड़ा क्या है भाई, लंग। यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। जो फेफड़ा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं और मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग थे। मैंने लिखा है, उसके बारे में बताने की कोशिश भी अच्छे से किया है। तो एग्जाम में एक प्रश्न आएगा, सीधे हिट करेगा, आराम से लिख के चले आइएगा घर पे। चलिए प्रश्न नंबर 10वां, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है, परागण क्या है। अब हमसे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना भाई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि परागण क्या है या कहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परागण का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि परागण होता क्या है, ये परागण कहाँ पाए जाते हैं और कोई परागण किन किन प्रकार के होते हैं भी हमको बताइए। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पादप में मतलब पौधे में परागण नर युग्मक होते हैं।
जो पौधे में जो परागण होता है ना वो नर युग्मक होता है। और ये कहाँ, ये पुंकेसर के फूले हुए भाग पराग कोष में पाया जाता है। कहाँ पे, जो पुंकेसर होता है फूल के दुखे पुंकेसर भाग देखे होंगे, पढ़े होंगे आप लोग, तो फूल के जो पुंकेसर का फूला हुआ जो भाग होता है वो पराग कोष में ही पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जो परागण होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन भाई, तो एक होता है स्वपरागण, एक होता है आपका पर परागण। तो पहले हम देखेंगे क्या स्वपरागण, क्या स्वपरागण। स्वपरागण क्या है कि किसी पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उस पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। देखिए बहुत डिफिकल्ट वर्ड दिया, 3-4 तरीके से घुमा दिया है इसको। देखिए आपको अजीब लग रहा होगा। क्या कह रहा है कि स्वपरागण किसे कहते हैं कि किसी पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, मतलब वही पुष्प के जो वर्तिकाग्र भाग होगा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उस पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा कह सकते हैं कि कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। मतलब 2-3 तरीके से क्रिया होती है, तीनों तरीकों को एक ही साथ जोड़कर ये बताया है। ठीक है कि आप उसी पुष्प के परागण के जो वर्तिकाग्र होगा, चाहे उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र होगा, चाहे कायिक जनन पैदा करने वाले जो जाति के अन्य पादप होगा, उनके वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। मतलब 2-3 तरीके से किया जाए तो उसको रिलेट कर दिया एक ही साथ। ठीक है। और दूसरा होता है पर परागण। पर परागण क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागण लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जाति के अन्य पादपों के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों में पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। अब पर परागण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतुओं के माध्यम से होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए पर परागण क्या है कि जब एक पुष्प के परागण लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों में क्या करता है, पहुंचता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। और पर परागण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतु के माध्यम से यहाँ होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होगा इसको समझने में, लेकिन कोई नहीं, धीरे से समझ जाएंगे आप लोग आराम से। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरूर से इस प्रश्न को याद करके जाना है आप लोगों को। ठीक है। हमारी बात मानिए, किसी की बात मत मानिए। 2 महीने जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस तरह पढ़िए। ठीक है। देखिए कितना अच्छा मार्क्स आएगा आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है ना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।